हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आने वाले जो 12th के एग्जाम है उसके लिए पीवीआई क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग करेंगे जितने सारे क्वेश्चन वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए डेली नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक क्या है उसके बारे में समझेंगे आपको। सबसे पहले टॉपिक देखिए, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। टॉपिक का मान है, सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर के परिपथ एम्पियर के तैरने का नियम के बारे में देखेंगे। कौन सा नियम देखेंगे? एम्पियर के तैरने का नियम। कौन सा नियम? तो एम्पियर के तैरने का नियम के बारे में आप लोग जानते हैं। एम्पियर के तैरने का नियम के बारे में आप लोग सुने भी होंगे, लेकिन आज उसे क्लियर करते हैं कि क्या क्या बातें आती हैं एम्पियर के तैरने का नियम में। कितने टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम समझ लीजिए। सबसे पहला टॉपिक हमारा एम्पियर के कौन सा नियम? तो तैरने का नियम पढ़ेंगे, तैरने का नियम। तो एम्पियर के तैरने का नियम पहला, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड हमारा जो टॉपिक होगा वो आप ये पढ़ सकते हैं, बायो सेवार्ट लॉ पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? बायो सेवार्ट लॉ या बायो सेवार्ट नियम। ठीक है। थर्ड टॉपिक आप पढ़ सकते हैं हमारा कौन सा? ऑर्स्टेड का प्रयोग भी। कौन सा प्रयोग? ऑर्स्टेड का प्रयोग। ठीक है ना। प्रयोग। और एक आप टॉपिक आप इसमें रख लीजिए, जो टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, 4 टॉपिक आप मान लीजिए, 4 टॉपिक आज पढ़ाएंगे। 4 टॉपिक्स में से आपका जितना भी सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आपको पिछले वीडियो में भी आपका बता दिया गया था, लेकिन उसमें बायो सेवार्ट लॉ अलग था और आपका ये ऑर्स्टेड का प्रयोग अलग था। लेकिन आप में एक वीडियो में आपको ये 4 टॉपिक को आप कवर करवा दिया जाएगा, तो आपको बिना कोई दिक्कत, बिना कोई परेशानी से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये चारों टॉपिक से रिलेटेड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका 3 टॉपिक समझ में आया, ऑर्स्टेड का प्रयोग, बायो सेवार्ट नियम, एम्पियर के तैरने का नियम। उसके बाद जो 4th टॉपिक है उसके बारे में समझिए। तो 4th टॉपिक का नाम है आपका, जो चौथा टॉपिक है उसको बोल सकते हैं मैक्सवेल के दाएं हस्त का नियम, दाएं हाथ का नियम, या बोल सकते हैं हस्त का नियम। आप लोग सुने होंगे दाएं हस्त ना बोल करके कभी कभी आपको दक्षिण हस्त नियम भी बोल जाता है। ठीक है ना। तो दाएं हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम एक ही क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो एम्पियर के परिपथ नियम पढ़ेंगे। फिर आपको मैक्सवेल के दाएं हस्त नियम के बारे में समझाएंगे। उसके बाद आपको ऑर्स्टेड का प्रयोग समझाएंगे। उसके बाद आपको क्या चलेंगे लेकर के? तो बायो सेवार्ट नियम लेकर चलेंगे। क्योंकि अब तीनों टॉपिक आप लोग कवर कर लीजिएगा ना, तो बायो सेवार्ट नियम आपका बहुत ही मक्खन के जैसा समझ में आने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। देखिएगा क्या समझना है। सबसे पहले आपको एम्पियर के तैरने का नियम देखिएगा, हम बारीकी से समझेंगे हम लोग। देखिए एम्पियर के तैरने का नियम, अगर हम इसका डेफिनेशन लिखवाना स्टार्ट कर दें, डेफिनेशन बिल्कुल ही सिंपल है। उस डेफिनेशन के बारे में पहले समझिए। एम्पियर के तैरने का नियम क्या बोलेंगे हम लोग? किसी व्यक्ति को हम लोग धारा की दिशा में तैरने की कल्पना करवाएंगे। क्या करवाएंगे? धारा की दिशा में तैरने की कल्पना करवाएंगे। तो जब धारा की दिशा में तैरने की कल्पना करवाएंगे तो हमारा जो चुंबकीय सुई की विक्षेपण की दिशा होगा, वो जो व्यक्ति तैर रहा होगा उसके बाएं हाथ की तरफ होगा। कहने का मतलब है, एक फिगर के जैसा समझिए आप लोग। एक फिगर इस तरह से हम ले लेते हैं, एक फिगर ले लेते हैं। ठीक है, डायग्राम। इसमें हम एक चुंबकीय सुई को हम रख देते हैं। क्या रख देते हैं? एक चुंबकीय सुई को रख देते हैं। जैसे ही हम एक चुंबकीय सुई को रखें तो यहां पर एक व्यक्ति, हम अब बताइए कि धारा का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। यहां पर हम एक धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है ना। जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे उसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगा। यहां पर किसी व्यक्ति को हम क्या कर रहे हैं? धारा की दिशा में तैरने की कल्पना करवा रहे हैं। तो एक व्यक्ति को हम बनाते हैं, जैसा हमसे बन पा रहा है वैसा बनाएंगे, जैसा हमसे बन पा रहा है वैसा बनाएंगे। ठीक है, एक व्यक्ति। ठीक है, ये व्यक्ति है, ये तैर रहा है, लग रहा है कॉकरोच के जैसा, दिक्कत नहीं है, बस मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो तैर रहा है, यह तैरने की कल्पना कर रहा है। तो बताइए इसका डायरेक्शन इधर है, इधर है ना, डायरेक्शन इधर है, तो आदमी भी कहां जा रहा है? इधर की ओर जा रहा है। यानी तैरने की कल्पना भी करवाएंगे तो धारा की दिशा में करवाएंगे, कहीं अलग दिशा में नहीं करवाएंगे। तो धारा की दिशा में तैरने की कल्पना करवाएंगे। तो हमारा जो चुंबकीय सुई की विक्षेपण की दिशा, मान लेते हैं हमारा ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो चुंबकीय सुई की विक्षेपण की दिशा यानी घूमने का दिशा भी
क्या हो जाएगा, बदलने लगेगा या विक्षेपित होने लगेगा। लेकिन वह किस तरफ विक्षेपित होगा उस पर ध्यान देते हैं। तो यहां से देख सकते हैं, अगर धारा की दिशा में तैरने की कल्पना करवाएंगे तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव इसके बाएं हाथ की ओर जाएगा। कौन सा किधर जाएगा, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होने लगेगा। चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव इसके बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होने लगेगा। तो यहां से अगर डेफिनेशन लिखवाना स्टार्ट करें तो आप लोग डेफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं, परिभाषा इस तरह लिख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को धारा की दिशा में तैरने की कल्पना करवाते हैं तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव कौन सा ध्रुव, नॉर्थ पोल, वो किधर विक्षेपित होगा, व्यक्ति के बाएं हाथ की। ऐसे करके तैरेगा तो ये आपका इस तरह से तैरेगा ना, तो इस तरह से जब तैरेगा तो ये आपका बायां, ये आपका दायां। तो चुंबकीय सुई का उत्तरी जो ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, वो इसके बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होने लगेगा। कहने का मतलब इसका विक्षेपन का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज विक्षेपित होने लगेगा। समझ में आया? तो इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर के तैरने का नियम। अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग लेकर चलेंगे। कौन सा टॉपिक था, तो चलिए मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के बारे में समझेंगे। चलिए तब समझते हैं दक्षिण हस्त नियम। तो अब देखेंगे हम लोग मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, दाएं हाथ का नियम। तो दाएं हाथ का नियम क्या कहता है उस पे ध्यान देना है, बहुत ही प्यारा सा है, देखिए ध्यान से। तो दाएं हाथ का नियम में हम लोग एक चालक बनाएंगे, एक चालक तार को बना लेते हैं, ठीक है ना, एक चालक तार को बना लेते हैं, ठीक है। एक चालक तार इस तरह से बना लिए, थोड़ा सा इसको क्या कर दे रहे हैं हम, पेंट कर दे रहे हैं, लगे कि हाँ एक चालक तार है, ठीक है ना। चलिए इसे हम क्या कर दे रहे हैं, पेंट कर दे रहे हैं, पूरा पेंट कर दे रहे हैं, इसे लगे कि क्या एक चालक तार है, मोटा सा, सभी जैसा तो इसका नहीं लग रहा है सामान, यहाँ पे मोटा, कुछ यहाँ पे पतला हो जा रहा है, कुछ कहीं पे और मोटा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, नहीं सुने हैं, दिल में जगह नहीं तो फेफड़े में एडजस्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं। आइए, ये चालक तार है, इसका जो डायरेक्शन है यानी धारा प्रवाह की जो दिशा है इधर है, या धारा इधर की ओर मूव कर रहा है, ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। इसको अपने दाएं हाथ, दक्षिण हस्त नियम है तो दाएं हाथ ही प्रयोग करेंगे। इसको अपने दाएं हाथ के बंद मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ेंगे, बंद मुट्ठी से, कौन सा मुट्ठी से, बंद मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा, क्या अंगूठा धारा की दिशा को निरूपित करेगा। कहां निरूपित करेगा, धारा की दिशा को, और बाकी अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करेगा। देखिए समझाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक हाथ बना लेते हैं, एक अंगूठा बना लेते हैं। तो यहां से एक अंगूठा बना लेते हैं आपका, देखिएगा ऊपर बहुत जा रहा है, कोई बात नहीं, चलिए ये आपका क्या था, अंगूठा था, ठीक है ना, ये आपका अंगूठा था, ठीक है। यहाँ पर कुछ रह सकता है। चलिए तो देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग समझा रहे हैं आपको कि यहाँ पे एक चालक तार लेंगे और चालक तार को अपने दाएं हाथ की बंद मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा, ये आपका अंगूठा है, ठीक है ना, ये क्या है, अंगूठा धारा की दिशा को निरूपित करेगा। तो धारा की दिशा है ना, यह वाला आपका डायरेक्शन है धारा, यानी इधर धारा प्रवाहित हो रहा है, ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रहा है, आपका डायरेक्शन धारा का इधर है। तो अंगूठा धारा की दिशा को निरूपित करेगा और बाकी जो अन्य अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करेगा। आपको इतना भी पता है कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा दोनों एक दूसरे के क्या रहता है, लंबवत होता है। क्या होता है, लंबवत, यानी कहने का मतलब दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ बात समझिएगा, फिर से समझा रहे हैं, देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल समझा रहे हैं। यह मान लेते एक चालक तार है, यह एक चालक तार है, यह एक चालक तार है। इसको क्या करेंगे, अपने दाएं हाथ की, एक मिनट, अपने दाएं हाथ की, तो अपना दायां हाथ, ये आपका दायां हाथ है, दाहिने हाथ की बंद मुट्ठी से, अभी मुट्ठी खुला हुआ है, बंद मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ेंगे। देखिए पकड़ रहा है, पकड़ लिए, बंद मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ेंगे। यहाँ पे आपका, ये आपका अंगूठा ऊपर होना चाहिए। बंद मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा
धारा की दिशा को निरूपित करे, ऊपर की ओर, तो धारा की दिशा को निरूपित करे, और बाकी अन्य अंगुलियां, बाकी जो आपका 3 अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करे। तो यहां से देख सकते हैं इसके और इसके बीच, दोनों के बीच क्या का 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत है। तो अंगूठा जब धारा को निरूपित करेगा तो बाकी अन्य अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करेगा। तो यहां से बात समझ में आया होगा, इसी को हम बोलते हैं मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम कहा जाता है। अगर इसका आपको परिभाषा पूछा जाए तो आप यह कह सकते हैं कि किसी चालक तार को अपने दाएं हाथ के बंद मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा को निरूपित करे तथा बाकी अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करे, तो इस नियम को मैक्सवेल के दाहिने हस्त या दक्षिण हस्त नियम कहा जाता है। अगला जो आपका टॉपिक है उसे हम ऑरस्टेड का प्रयोग को देखेंगे, उसके बाद हम बायो-सावर्ट नियम को देखेंगे। तो चलिए आपका अगला पॉइंट, चलिए तो दोस्तों आपका तीसरा टॉपिक है ऑरस्टेड का प्रयोग, ठीक है ना। ऑरस्टेड का प्रयोग बोलिए या विद्युत धारा और चुंबक के बीच में संबंध निकालना, ये बोलिए। दोनों क्वेश्चन ये आपका बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आएगा, दोनों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट से क्लियर होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। तो देखिए ऑरस्टेड ने अपने प्रयोग द्वारा, सबसे पहले ऑरस्टेड का प्रयोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ये 3 डायग्राम को समझेंगे। 3 डायग्राम को बारीकी से समझा रहे हैं आपको। देखिए पहला डायग्राम है, देखिए यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पर आपका जो चालक है, यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो चालक बोल देंगे। क्या बोलेंगे, चालक। ये आपका चालक है, इस चालक से हम विद्युत धारा को प्रवाहित करवा रहे हैं। तो देखिए विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। उसी तरह के अगला डायग्राम बना है, इसमें भी चालक है, ये भी आपका क्या है, चालक है। इससे भी विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है, यहां भी आपका क्या है, चालक है, इससे भी विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है। डिफरेंट क्या है, इस पे ध्यान देना है। यहाँ पे आपका कुंजी खुला हुआ है, यहाँ पे आपका कुंजी बंद है, और यहाँ पे भी आपका कुंजी बंद है। अब देखिए यहाँ पे आपका कुंजी खुला, यहाँ कुंजी बंद, यहाँ कुंजी बंद। तो देखिए ये दोनों में तो कुंजी बंद है, तो डिफरेंट क्या है उस पे ध्यान देना है। तो डिफरेंट ये है कि आपका डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं, यानी यहाँ पर डायरेक्शन आपका पॉजिटिव टर्मिनल ये, तो नेगेटिव ये, यहाँ पर पॉजिटिव ये वाला हो गया है, ये आपका पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ठीक है ना। धारा प्रवाहित हो रही है आई, तीनों में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो तीनों में हम लोग कितना धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, तो आई धारा ही प्रवाहित करवा रहे हैं। बस डायरेक्शन किन्हीं दो में सेम है और तीसरे में डिफरेंट है। आइए देखते हैं, चेक करते हैं क्या होता है। तो देखिए पहले डायरेक्शन या पहले डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर एक चीज को समझाया जा रहा है। देखिए ऑरस्टेड अपने प्रयोग से क्या कहता है कि ऑरस्टेड ने अपने प्रयोग में यह दिखाया कि ये कंपास चुंबक या कंपास सुई को लिया था, वो क्या लिया था, कंपास सुई। कंपास सुई को लिया और उसके ऊपर के चालक तार को गुजारा। क्या गुजारा, चालक तार। जब चालक तार को गुजारा और चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित करना स्टार्ट किया तो चुंबकीय सुई क्या होने लगा, विक्षेपित होने लगा, घूमने लगा, मूव करने लगा। मूव करने का डायरेक्शन भी आपको समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जब डायरेक्शन इधर था यानी विद्युत धारा ऐसे गमन कर रहा था, तो वो क्या कर रहा था, ऐसे, यानी उसके जस्ट अपोजिट वो रोटेट हो रहा था। तो देखिए डायरेक्शन इधर है ना, तो ये किधर घूमेगा, इधर की ओर। अगर डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो ये किधर घूमेगा, इधर की ओर। अगर डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो ये इधर की ओर घूमेगा। तो यहां से देखिए तीनों फिगर में आपको वही बात समझाई जा रही है, ध्यान दीजिएगा। पहला फिगर आपको क्या कर रहा है, चालक ले लिए, चालक से विद्युत धारा को प्रवाहित किए, कुंजी अभी खुला हुआ है, कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं है। उसके नीचे क्या रखे हैं, एक चुंबकीय सुई को रखे हैं, चुंबकीय सुई को रखे हैं, एक कंपास सुई को रखे हैं, जिसका आपका नॉर्थ ये है, साउथ ये है, नॉर्थ साउथ। इसका भी आपका नॉर्थ साउथ, यहाँ पे भी नॉर्थ साउथ। क्या डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। अभी सर्किट खुला हुआ है, तो चुंबकीय सुई को हम जैसे रखे थे, चुंबकीय सुई वैसे ही है, ठीक है ना, चुंबकीय सुई वैसे ही है। धारा पॉजिटिव नेगेटिव, यानी धारा इधर से प्रवाहित होगा, धारा का डायरेक्शन इधर है, लेकिन धारा अभी प्रवाहित नहीं हो रहा है। अगले में देखिए धारा प्रवाहित करना स्टार्ट करवाएं, धारा प्रवाहित करना स्टार्ट करवाएं तो ध्यान दीजिएगा चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगा। तो देखिए धारा का डायरेक्शन इधर है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे गमन कर रहा है, इधर की ओर गमन कर रहा है, ऐसे गमन कर रहा है, ठीक है ना। ये नहीं तो फिर ऐसे आप गमन कर सकते हैं, ऐसे गमन कर रहा है, ऐसे गमन कर रहा है, ठीक है ना। तो जब ऐसे इधर की ओर गमन करेगा, इस डायरेक्शन में गमन करेगा, इस डायरेक्शन में, तो ये धारा के डायरेक्शन में है ना, तो जब ऐसे गमन करेगा तो चुंबकीय सुई इस तरह विक्षेपित हो रही है। कैसे विक्षेपित हो रही है, इस तरह विक्षेपित हो रही है, ठीक है ना। चुंबकीय सुई कैसे विक्षेपित हो रही है, ऐसे विक्षेपित हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर सेकंड वाले थर्ड वाले डायग्राम में देखेंगे तो थर्ड वाले डायग्राम में भी वही चालक,
वही धारा, बस धारा का डायरेक्शन चेंज किए हैं, तो धारा का डायरेक्शन इधर क्यों हो गया, इधर आ रहा है, ठीक है ना, इधर आ रहा है, आपके पीछे आ रहा है, यानी डायरेक्शन बदल गया है, तो इसका विक्षेपण की दिशा भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी जब धारा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका घूमने का भी दिशा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहां से आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि चुंबक और विद्युत धारा दोनों एक गहरा संबंध बता रहा है, दोनों गहरा संबंध ऐसे बता रहा है कि जब विद्युत धारा का डायरेक्शन को हम चेंज करते हैं तो विक्षेपण का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, अगर विद्युत धारा का डायरेक्शन को चेंज नहीं करते हैं तो विक्षेपण का डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता है, अगर विद्युत धारा को प्रवाहित ही नहीं करते हैं तो हमारा विक्षेपित होता ही नहीं है, यानी चुंबकीय सुई विक्षेपित ही नहीं होता है। तो चुंबकीय सुई जब विक्षेपित नहीं होता है उस समय विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करते हैं, अगर चुंबकीय सुई विक्षेपित होना स्टार्ट हो गया है तो विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं, यहां से अगर प्रयोग कह दे और स्टेट का प्रयोग कह दे और लिखने को कह दे तो हम लोग यह बोल सकते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा, उसको अगर लिखने का मन होगा तो आप कॉपी में नोट भी करते चलिएगा। तो कैसे कह सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। और स्टेट ने अपने प्रयोग द्वारा यह दिखाया कि उसने एक कंपास चुंबक या कंपास सुई को लिया, ठीक है, एक कंपास सुई को लिया, उसके ऊपर चालक तार को गुजारा, किसको गुजारा, चालक तार को, चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित किया, तब उसने पाया कि चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगी। क्या होने लगी, चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगी। जब उसने धारा की दिशा को बदल दिया, जब उसने धारा की दिशा को बदल दिया तो चुंबकीय सुई की विक्षेपण की दिशा भी क्या हो गई, बदल गई। तो चुंबकीय सुई की विक्षेपण की दिशा भी बदल गई, ठीक है। तो यहां से यह चीज उनको निकला, तब यहां से देखिए पहले लिखाई देते उसके बाद चुंबकीय सुई की विक्षेपण की दिशा भी बदल गई। तो इस प्रकार उन्होंने पाया कि चुंबक और विद्युत धारा के बीच एक गहरा संबंध है, एक गहरा संबंध है, एक स्ट्रॉन्ग क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन चल रहा है, ठीक है ना। तो यहां से एक बात और समझिएगा, डायरेक्शन बदलने से उसकी दिशा भी बदल गई। एक चीज और है, अगर इसकी प्रबलता बढ़ा दें, अगर इसकी प्रबलता बढ़ा दें तो आपका ये भी चुंबकीय सुई की विक्षेपण की भी प्रबलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर प्रबलता को घटा दें तो चुंबकीय सुई की विक्षेपण की प्रबलता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर धारा स्पीड कर दें, अगर धारा स्पीड कर दें तो चुंबकीय सुई की विक्षेपण की दिशा भी स्पीड हो जाएगी। यानी ये टोटल का टोटल ओवरऑल किस पे डिपेंडेंट है, तो ये टोटल का टोटल आपका विद्युत धारा पे डिपेंडेंट है। जैसा धारा वैसा ये चुंबकीय सुई काम करेगा। तो यहां से आपको एकदम पता चल गया होगा कि चुंबक और विद्युत धारा के बीच में एक गहरा संबंध है। समझ में आया ये बात। तो यहां से आपको यह भी टॉपिक मक्खन की तरह क्लियर हो गया होगा। लास्ट टॉपिक आपको समझाते हैं वायो-सावर्ट नियम। बहुत ही मक्खन की तरह समझाएंगे, एकदम बारीकी से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका वायो-सावर्ट नियम। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका अगला टॉपिक वायो-सावर्ट नियम। तो वायो-सावर्ट नियम के बारे में समझिएगा। सबसे पहले वायो-सावर्ट नियम कैसे ज्ञात होता है, वायो-सावर्ट नियम से क्या हम लोग ज्ञात करते हैं, तो सुनिएगा। वायो-सावर्ट नियम से हम लोग किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। वायो-सावर्ट के नियम से हम किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहने का मतलब किसका, V का मान ज्ञात कर सकते हैं किसी भी बिंदु पर, ठीक है ना। किसी भी बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया जा सकता है। वो कौन सा नियम है, तो वायो-सावर्ट नियम है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो वायो-सावर्ट नियम को स्टार्ट करने से पहले आपको एक डायग्राम से समझाएंगे, बारीकी से लिखेंगे, हम एक एक चीजों को लिखेंगे, उसके बाद इसका डेफिनेशन समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए, एक मान लेते हैं इस तरह से एक चालक तार को हम कंसीडर कर लिए। एक चालक तार ले लिए, ठीक है, एक चालक तार ले लिए। चालक तार से क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, I। कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, I। ये टोटल चालक की लंबाई हम लोग मानेंगे D। कितना मानेंगे, D। यहां से एक बिंदु हम यहां पे ग्रहण कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं यहां पे बिंदु, इस बिंदु का नाम दे देते हैं P। इसी बिंदु पर हमको ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र का मान। यहां से एक बीचों बीच एक और बिंदु खींचते हैं, इस चालक तार के बीचों बीच एक और बिंदु को हम कंसीडर करते हैं, और बिंदु मानते हैं, और यहां से इस रेखा को मिला देते हैं। चलिए मिलाते हैं इस रेखा को। चलिए इस रेखा को मैंने मिलाया, उसके बाद समझिएगा बात को। ये टोटल लंबाई आपका L है, इसका अल्पतम मान लेंगे। कितना मान लेंगे, अल्पतम, यानी अल्पांश मान लेंगे। तो एक अल्पांश मान लेते हैं, इसका अल्पांश,
अल्पांश मान मान लेते हैं, अल्पांश मान। अल्पांश मान हम इतना ही मान कर लेके चलते हैं, इतना ही अल्पांश, इतना ही मान लेकर चलते हैं जितना आपको कलर किया हुआ है, ठीक है। इस अल्पांश मान को हम मान लेते हैं डीएल। कितना मान लेते हैं? डीएल। जब अल्पांश मान को हम डीएल माने हैं, अगर अल्पांश छोटका मान को, एकदम सबसे न्यूनतम मान को डीएल माने हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी आपका न्यूनतम ही आएगा, और न्यूनतम ही यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका जो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? डीबी ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान डीबी आएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये अल्पांत मान माने हैं, अल्पतम मान माने हैं, इस मान के साथ ये वाला रेखा एक कोण बनाएगा, इस कोण का नाम दे देंगे हम लोग थीटा। लेकिन यहां से आपका दो कॉन्सेप्ट आता है, एक आता है कॉस थीटा और एक आता है आपका साइन थीटा। ये दोनों क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर देखिए ध्यान से, अगर हम कॉस थीटा लेकर चलते तो कहानी क्या होने वाला था? कॉस थीटा लेकर चलते तो कहानी क्या होने वाला था? कॉस थीटा क्यों नहीं लेके चले तो कहानी क्या होने वाला था? ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा लेकर इसलिए चले हैं क्योंकि इसका अल्पतम मान लिए हैं, एकदम छोटका मान लिए हैं, एकदम छोटका मान। अगर पूरा मान लेते, यानी यहां से टोटल यहां तक का मान लेकर चलते, टोटल लंबाई लेकर चलते, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा दोनों एक दूसरे का लंबवत हो जाता और कॉस थीटा लेकर चलना पड़ता, और कॉस 90 का वैल्यू फिर 0 हो जाता। जब 0 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही 0 हो जाएगा और कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात नहीं होगा। तो हम लोग इस सतह को लेकर अल्पतम मान को लेकर चलें और थीटा का वैल्यू कितना लेकर चलेंगे? किसके रिस्पेक्ट में लेकर चलेंगे? तो साइन के ही रिस्पेक्ट में लेकर चलेंगे। अगर पूरा लेकर चलते तो कॉस के रिस्पेक्ट में, अल्पतम मान लिए हैं तो साइन के रिस्पेक्ट में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहां से आपका जो कॉस, यहां पर जो आपका थीटा का वैल्यू आएगा ये किसके रिस्पेक्ट में आएगा? तो साइन थीटा के रिस्पेक्ट में आएगा, ठीक है ना। तो आप बातों को समझ रहे होंगे। एक चालक तार ले लिए, उसकी उससे लंबाई टोटल लंबाई एल था, ठीक है ना। उसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उस टोटल लंबाई एल में से छोटका सा मान निकाले हैं जिसका मान डीएल है। वो छोटका सा मान यहाँ पे जो बिंदु पी पे जो ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र, उसके साथ एक कोण बनाता है जिस कोण का मान हम लोग थीटा मानते हैं और साइन के रिस्पेक्ट में लेकर चलते हैं। एक चीज और देखिएगा, यहां से यहां का बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं? आर। यहां से यहां का बीच का, यानी कि आपका ये वाला बिंदु से ये वाला इस बिंदु का मान लेते हैं ओ से पी तक के बीच का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। चलो चीजों को देखिएगा। अब इसे हम क्या करेंगे? बारीकी से क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। ध्यान दीजिए, चीज यहां पे आपको समझना क्या है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान से, अगर लंबाई को हम बढ़ा रहे थे, अगर हम लंबाई को बढ़ा रहे थे, यानी छोटा था बढ़ जाता, छोटा था बढ़ जाता, छोटा रहे और बढ़ जाए, तो बढ़ेगा तो आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए, जब अगर डीएल का मान बढ़ा दिए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है आपका चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके है? डीएल के है। किसके प्रोपोर्शनल है? डीएल के है। अगर थोड़ा और बढ़ा दे तो साइन थीटा का वैल्यू और बढ़ेगा, तो साइन थीटा का वैल्यू और बढ़ेगा तो आपका मान और भी बढ़ते चला जाएगा। अगर देखिए यहां से, तो डीबी किसके समानुपाती हो गया? डीएल के। धारा का मान अगर बढ़ा दे, धारा भी चुंबक क्षेत्र पर क्या करता है? निर्भर करता है। अगले ही आपका जो टॉपिक पढ़ा रहे थे उसमें भी समझ में आया होगा कि धारा और चुंबक एक दूसरे के बीच गहरा संबंध है। तो धारा जैसे बढ़ेगा तो चुंबक के क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। तो आपका चुंबक के क्षेत्र का जो परिवर्तन का मान है वो प्रवाहित धारा के भी क्या होगा? समानुपाती होगा। तीसरा आपका टॉपिक जो आ रहा है साइन थीटा। हम क्या बताए थे? क्या बताए थे? थीटा का मान इंक्रीज करोगे, थीटा का मान बढ़ाओगे साइन के रिस्पेक्ट में, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो देखिए, थीटा का मान बढ़ाना है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का जो मान होगा वो भी प्रोपोर्शनल होगा किसके? साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। रही बात आपकी दूरी, तो दूरी बढ़ाएंगे तो आपको पता होगा, एक चुंबक ले लेते हैं, यहाँ पे एक आयरन है, अभी तक यह मैग्नेट इस आयरन को इस लोहे को खींच रहा है, इस लोहे को खींच रहा है। अगर दूरी को बढ़ा दे तो इसका चुंबकीय प्रबलता, चुंबकीय मान, चुंबकीय बल क्या कमेगा या नहीं कमेगा? तो जैसे जैसे डिफरेंट बढ़ाते हैं तो आपका बल के मान में कमी आता है, नहीं आता है। यहां से आप एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला या प्रैक्टिकल थ्योरी से आप समझ सकते हो। अगर किसी का बेटा उसके आंख के सामने है, अगर वो इशारा करे तो वो इशारे में बात मान लेता है। अगर वो दूर है और बोले तो उस सारे क्या बुलाने से वो उसके आवाज को नजरअंदाज कर देता है। तो कहने का मतलब है अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो आपका पावर भी घट जाएगा, अगर डिस्टेंस कम है तो
पावर बहुत ज्यादा लग सकता है। तो यहाँ पर पावर लग रहा है, तो कहने का मतलब है कि अगर दूरी को बढ़ा दें तो dB का मान कम जाएगा, अगर दूरी को घटा दे तो dB का मान बढ़ जाएगा। तो यहां से एक चीज आपको नजर आ रहा होगा कि दूरी बढ़ाने से dB घटता है और दूरी घटाने से dB बढ़ता है। तो दूरी बढ़ा दी है ना, दूरी बढ़ा दी है, dB बढ़ा दी है ना, तो दूरी जब बढ़ाएंगे तो dB ना बढ़ेगा, तो दूरी जब बढ़ाएंगे तो dB बढ़ेगा और दूरी घटाएंगे तो dB दूरी बढ़ाएंगे, जब दूरी बढ़ा देंगे तो dB क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाएगा। और अगर दूरी को घटा दे तो ये बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब इसको जब बढ़ाना चाहते हैं तो इसको घटाना पड़ेगा, और इसको जब घटाना चाहते हैं तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब एक दोनों तो क्या है, अपोजिट काम कर रहा है। तो अपोजिट कहने का मतलब ये जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का मान जो होगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी r² के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर ये चारों चीजों को आप एक साथ लिखना चाहते हो कंबाइंड रूप में तो आप इसे इस तरह लिख सकते हो, dB इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, देखिए किसका किसका है, dl का है, I का है, साइन थीटा का है। तो लिख सकते हैं I dl साइन थीटा और बटे में देखिए, बटे में कौन सा स्क्वायर, r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। एक चीज यहां से देखिए, समानुपाती हटाइएगा तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तो dB बराबर आपका आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू भी समझा दे रहे हैं, dB बराबर आ जाएगा म्यू0 बटा 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा और बटे में r², यानी छोटा सा भाग लेकर चले। ये dl के जगह पर आपको कभी कभी dx मिलेगा, तो ज्यादा डरने वाली बात है नहीं, ज्यादा घबराने वाली बात है नहीं। तो dl के जगह पर आपको कभी कभी dx मिलेगा, तो dx से भी कोई दिक्कत नहीं है, तो dl और dx में ज्यादा अंतर नहीं है, मानने का फेर है, जो जैसे माने वैसे आ सकता है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, dB बराबर म्यू0 बटा 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा बटे r²। इसको अगर लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे बोल सकते हैं, वायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। वायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी चालक तार के द्वारा किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का मान उसमें प्रवाहित धारा I, देखिए उसमें प्रवाहित धारा I, उसके छोटे छोटे टुकड़े या बोल सकते हैं उसके अल्पतम लंबाई dl और साइन थीटा के समानुपाती होता है, लंबाई dl और साइन थीटा के समानुपाती होता है, एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका मान ज्ञात करने के लिए करेंगे, तो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए। तो यहां से अगर लिखना चाहे तो इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु पर वायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो वायो-सेवर्ट के नियम से सहायता से चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो यहां से फॉर्मूला लिखना है, dB बराबर या dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IDL साइन थीटा बटा r², और यहां से हो जाएगा dB, जब समानुपाती हटाए कांस्टेंट वैल्यू लगेगा, तो dB बराबर म्यू0 बटा 4 पाई IDL साइन थीटा बटा r²। तो ये आपका खत्म हो गया वायो-सेवर्ट नियम। बहुत मक्खन सा क्वेश्चन था, मक्खन सा टॉपिक था, तो आपको समझ में आया होगा पूरी अच्छी तरह से। तो बिना स्किप के हमारे वीडियो को देखना जरूर है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए। आपका एक लाइक, एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है एक अगले वीडियो, एक अगले और एक नया कंटेंट बनाकर लाने का। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपके अगले वीडियो में।